राजनीति बिना इतिहास के तो हो नहीं सकती है, लेकिन जब राजनेता इस भरोसे इतिहास का इस्तेमाल करने लगे कि नागरिकों के पास कहां वक्त होगा चेक करने का, मोटी मोटी किताबों को पढ़ने, पन्नों को पलटने और समझने का, तब इतिहास के उस इस्तेमाल को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध तेज हुआ है, इसके समर्थन में गांधी जी का उदाहरण दिया जाने लगा है। गांधी जी का उदाहरण इस तरह से दिया जा रहा है जैसे सारा काम गांधी जी के ही बताए रास्ते पर चलकर किया जा रहा हो। अब गांधी जी ने तो ये नहीं कहा था कि गोडसे को देशभक्त बताने वाले को टिकट दे देना है और संसद में पहुंचा देना है। तो फिर नागरिकता कानून के बचाव में गांधी जी के नाम पर क्यों उनके भाषण के आधे हिस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सीएए को लेकर नेताओं द्वारा दिए गए भाषण के अलावा भी किसी और बात पर आप भी नेट में एक बार उसका हिस्ट्री में पढ़ के देख ले कि भाषण में जो कुछ नेताजी ने कहा वो सही है या नहीं। कुछ और जरूरी बात आपसे छुपाया तो नहीं गई, या आपको अधूरी जानकारी तो गांधी जी ने बिल्कुल वैसा ही कहा था जैसे इस कानून के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कोट कर रहे हैं? क्या गांधी जी को भी कोई अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए गलत या आधा अधूरा कोट कर सकता है, जिक्र कर सकता है? बिहार के वैशाली जिले में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक सभा की। कायदे से उन्हें यह सभा असम में करनी चाहिए, जहां 1 महीने से इस कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से गृह मंत्री का अधिकार है कि वे कौन सी जगह पर और कब रैली करें। बहरहाल वैशाली की इस रैली में अमित शाह ने कहा कि मानवाधिकार की चिंता करने वालों ने उनके मानवाधिकार की चिंता क्यों नहीं की, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, हिंदू रहते हैं, लाखों की संख्या में धर्म स्थान उजाड़ दिए गए, तब आपको क्यों नहीं उनके मानवाधिकार की चिंता की? इसके बाद यहां अमित शाह ने एक बार गांधी जी का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकता है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कहा है। माताओं, बहनों, भाइयों, आपकी तो वो न सुने, मगर महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1947 को कहा, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकता है, उसको नौकरी और जीवन का सुख देना, नागरिकता देना आजाद भारत का पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य जैसा शब्द का तो एक तो गांधी जी ने इस्तेमाल नहीं किया था। गृह मंत्री अमित शाह तारीख भी बता रहे हैं कि 26 सितंबर 1947 को गांधी की बात का यह हिस्सा लिखकर लाए थे और उसी से पढ़ रहे थे, तो जाहिर है गलती की गुंजाइश थोड़ी कम होगी। प्रधानमंत्री के भाषण में भी ठीक इसी बात का जिक्र हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब उनकी रैली हुई थी, उसमें भी उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया था। इसी मैदान में दिए भाषण में प्रधानमंत्री ने गलत बोला कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। रैली खत्म नहीं हुई कि संसद में उनकी ही सरकार के कई जवाब सामने आ गए कि भारत में 6 डिटेंशन सेंटर बन गए हैं। पहले सुन लीजिए प्रधानमंत्री को, फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक जो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। और ये रियायत भी मोदी की सोच है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था, कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। वही बताने जा रहा हूं, क्या वाकई पूज्य महात्मा गांधी ऐसा कह रहे हैं? शायद यह भरोसा रहा होगा कि लोग ना तो इतिहास पढ़ते हैं, ना ही इतिहास की मोटी किताबें पढ़ने का वक्त है। इसलिए मैं आपका बहुत सारा समय बचा देता हूं। मेरे हाथ में, ये मेरे बगल में प्रार्थना प्रवचन है गांधी जी का। 1 अप्रैल 1947 से लेकर 29 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी ने की जो सारी प्रार्थना सभाओं के प्रवचन हैं, उसका संकलन है जिसे अशोक वाजपेयी ने किया है। इसे रजा फाउंडेशन और राजकमल ने छापा है। पहले खंड की कीमत कोई 800 रुपये है। हिंदी में है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं 5 जुलाई 1947 के गांधी जी के प्रवचन का एक हिस्सा आपको इसी किताब से पढ़कर सुनाता हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मगर पाकिस्तान की असली परीक्षा तो यह होगी कि वह अपने यहाँ रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं आदि के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसके अलावा मुसलमानों में भी तो अनेक फिरके हैं। शिया और सुन्नी तो प्रसिद्ध हैं, और भी कई फिरके हैं जिनके साथ देखते हैं कैसा सलूक होता है। हिंदुओं के साथ वे लड़ाई करेंगे या दोस्ती के साथ चलेंगे। तो 2 बातें यहां नोटिस करने लायक हैं। नागरिकता विधेयक पर चर्चा के समय पाकिस्तान में शियाओं और अहमदिया मुसलमानों के साथ होने वाली जाति को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी बात गांधी जी की इनकी चिंता अपनी प्रार्थना सभाओं में कर रहे थे। गांधी का सुविधा से इस्तेमाल हो रहा है। जो काम गांधी को पसंद ना होती वो भी उन्हीं के नाम पर किया जा रहा है। 5 जुलाई 1947 के प्रवचन में गांधी जी नए पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ राष्ट्रवादी मुसलमान का जिक्र करते हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान का, पाकिस्तान में रहने वाला राष्ट्रवादी मुसलमान कौन है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। 10 जुलाई 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी फिर से राष्ट्रवादी मुसलमान का जिक्र करते हैं और मैं उन्हें हूबहू कोट करता हूं। वो कहते हैं कि परंतु यदि सिंध या और जगहों से लोग डर के मारे अपने घर बार छोड़कर यहां आ जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें? यदि हम ऐसा करें तो अपने को हिंदुस्तानी किस मुंह से कहेंगे? हम कैसे जय हिंद का नारा लगाएंगे? ये कहते हुए उनका स्वागत करें कि आइए, यह आपका भी मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। इस तरह से उन्हें रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा तो वे भी यहीं रहेंगे। हम हिंदुस्तानी की हैसियत से सब एक ही हैं। यदि यह नहीं बनता तो हिंदुस्तान बन नहीं सकता। सवाल है कि जिस प्रार्थना प्रवचन में गांधी हिंदू की बात करते हैं, उसी में किस राष्ट्रवादी मुसलमान की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहता है, जो भारत आ सकता है, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं करते हैं? 12 जुलाई 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी जी फिर कहते हैं कि मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैं। वे भी पाकिस्तान से कांपते हैं। ईसाई, पारसी और दूसरे गैर मुसलमान डरे, यह तो समझ में आ सकता है, मगर मुसलमान क्यों डरे? वे कहते हैं कि हमें देशद्रोही क्विस्लिंग माना जाता है। क्विस्लिंग नॉर्वेजियन शब्द है जिसका मतलब है देशद्रोही। क्विस्लिंग माना जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं को जो तकलीफ होगी उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेस के साथ रहना शरीयत से गुनाह माना जाएगा। इस्लाम के ये मानी है तो इसे मैं नहीं मानता। गांधी कह रहे हैं राष्ट्रीय मुसलमानों को कैसे क्विस्लिंग कहा जा सकता है? मुझे आशा है जिन्ना साहब जहां गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, वहां इन मुसलमानों को भी पूरा संरक्षण देंगे। तो फिर गांधी जी किस राष्ट्रवादी मुसलमान की बात कर रहे हैं? किस राष्ट्रवादी मुसलमानों को जिन्ना के पाकिस्तान से डर लग रहा है? उन्हें वहां क्विस्लिंग यानी नॉर्वेजियन शब्द के अनुसार गद्दार कहा जाता है, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जिन्हें शरीयत के हिसाब से इस्लाम के खिलाफ माना जाएगा। कई बार गांधी जी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ राष्ट्रवादी मुसलमानों का जिक्र करते हैं। हमने आपको सिर्फ 3 उदाहरण दिए। फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी गांधी को आधा अधूरा क्यों कोट करते हैं? उनकी पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं? तो हमने हिलाल अहमद से पूछा है कि ये राष्ट्रवादी मुसलमान
कौन है जिनके बारे में गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर राष्ट्रवादी मुसलमान सताए गए तो हिंदुस्तान में आकर बस सकते हैं? इसे क्यों गायब किया गया? तो बुनियादी तौर पर जिस राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी मुसलमान की बात महात्मा गांधी यहाँ पर करते हैं, उसके 3 बहुत बुनियादी पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि आपके धर्म से आपकी नागरिकता तय नहीं होगी। गांधी जी ये बात समझ लीजिए कि 1947 की जुलाई के महीने से लेकर और अपनी मौत के आखिरी दिन से पहले वाली जो उनकी प्रार्थना सभा है, लगातार वो इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी रिश्ता आपकी नागरिकता का आपके धर्म से नहीं होगा। दूसरी बात यह कि भारत के अंदर सबका स्वागत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हम एक ऐसा देश बनाने वाले हैं जो कि सेकुलर होगा, जिसका कि कोई धर्म नहीं होगा। याद रखिए, गांधी जी अपने आप को हिंदू कहते थे, लेकिन राज्य के किसी धर्म के बारे में उनकी राय बहुत साफ थी कि इसको मैं कभी भी, इसका कोई रिश्ता किसी भी तरह से राज्य के साथ में नहीं होगा। तीसरी बात यह कि जो भी लोग अल्पसंख्यक होंगे, चाहे वो इधर हों या वो उधर हों, उनके, क्योंकि उनका धर्म के आधार पर उनकी पहचान नहीं होगी, उनकी पूरी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो इसलिए राज्य इस तरह से व्यवहार करेगा कि वो किसी खास धर्म या किसी खास जाति का नुमाइंदा ना हो, बल्कि वो सबके लिए अपने द्वार खोले। तो भारत की नागरिकता, भारत का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी मुसलमान का जो विचार है, दरअसल अगर हम संविधान सभा और उसके बाद में भारतीय संविधान में देखें तो वो विचार एक ऐसे नागरिक का विचार है जो कि भारत के प्रति पूरी तरह से वफादार है और जिसका धर्म उसकी नागरिकता के आड़े नहीं आता है। ये गांधी की परिभाषा है राष्ट्रवादी मुसलमान की, जो कि 1947 के 10 जुलाई के उनके वक्तव्यों के बाद लगातार चलती चली आ रही है। अपनी हत्या के पहले के 1 साल के प्रार्थना प्रवचनों को आप जरूर पढ़िए। आपको दिखेगा कि कैसे एक शख्स जिसने अपने जीवन का 30 साल अहिंसा को दिया, जिन लोगों को प्रशिक्षित किया, उन्हीं लोगों को हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति में कूदकर खुद एक दूसरे को मारते हुए देखकर वो शख्स कितना अकेला पाता है। लेकिन उस अकेलेपन से हारता नहीं है। गांधी अकेले खड़े होते हैं, बिहार चले जाते हैं, नोआखली चले जाते हैं और हिंसा और नफरत के बीच खुद को ले जाते हैं और फिर से अहिंसा और सत्य के पैमाने पर अपने आप को रख देते हैं, जिनका नाम लेकर बड़े बड़े नेता इस तरह से झूठ बोल जाते हैं। हत्या से पहले का 1 साल गांधी का शानदार दौर है। किसी के यकीन की परीक्षा तभी होती है जब वो अकेला हो जाता है, सब छोड़ जाते हैं। उस दौरान गांधी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से बार बार कहते हैं कि नए मुल्कों को परीक्षा देनी होगी कि वे अपने यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान और अल्पसंख्यक हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। गांधी भारत के मुसलमानों से भी कहते हैं कि आपको भी ये इम्तहान देना है और भारत के हिंदुओं से भी कहते हैं कि ये इम्तहान आपका भी है और भारत की सरकार से भी कहते हैं कि ये इम्तहान आपका भी है कि आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर भारत का मुसलमान, जब गांधी ये कहते हैं 1947 में वो दरियागंज की मस्जिद में गए थे और वहाँ उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक वक्तव्य जारी करें और कहें कि हम पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं सरदार पटेल से बात करूँगा कि उनके मन में जो मुसलमानों को लेकर शंकाएं हैं वो भी ख़त्म हो, यानी सरकार भी आगे आए और मुसलमान भी आगे आए। ये बात 1947 में गांधी कह रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो भारत के मुसलमान थे उनको लेकर चीज़ें चलती रहीं पिछले 70 सालों से, और चीज़ें जब आज इस मुकाम पर आ गई हैं, जबकि मुसलमान को लेकर जो ये नागरिकता संशोधन कानून एक बहुत दिलचस्प मिसाल है कि पिछले 5 साल में जब मुस्लिम पहचान को लेकर हर तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, तब आज जाकर जिस तरह का विरोध भारतीय मुसलमानों ने किया है CAA का, वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि जिस संविधान की बात, ये जिस सरकार की बात है, जिस वफादारी की बात महात्मा गांधी कर रहे थे, उस वफादारी को चरितार्थ करते हुए भारत के संविधान की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमान आगे आए हैं। इसलिए गांधी, अंबेडकर और संविधान ना सिर्फ उनके सोर्सेस हैं, स्रोत हैं उनकी राजनीति के, बल्कि उनके नए प्रतीक भी हैं। वैशाली जिले में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी को कोट करते हुए तारीख भी बताई कि उन्होंने 26 सितंबर 1947 को कहा था। 26 सितंबर 1947 का प्रार्थना प्रवचन भी इस किताब में है।
कहीं और कहा हो तो अलग बात है। इस प्रवचन में गांधी जी से एक वैद्य गुरुदत्त पाकिस्तान से मिलने आए हैं, वो बता रहे हैं, वे कहते हैं कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं वहां से चला आया, वहां की हुकूमत पर किसी बात का असर नहीं होता, हम हिंदू मुसलमान कल तक तो दोस्त थे, आज किसी पर भरोसा ही नहीं करते। तो गांधी एक शब्द का जिक्र करते हैं, फिफ्थ कॉलम, पंचम स्तंभ। पंचम स्तंभ उन लोगों को कहा जाता है जो दुश्मन की मदद करते हैं युद्ध की स्थिति में। गांधी जी 26 सितंबर 1947 की सभा में कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हिंदू को और भारत में मुसलमान को पंचम स्तंभ यानी गद्दार समझा जाए, भरोसे के काबिल न समझा जाए, तो यह चलने वाली बात नहीं है। और वे आगे कहते हैं कि अगर वे पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से बेवफाई करते हैं तो हम एक तरफ से बात नहीं कर सकते। अगर हम यहां जितने मुसलमान रहते हैं उनको पंचम स्तंभ बना देते हैं तो वहां पाकिस्तान में जो हिंदू सिख रहते हैं, क्या उन सबको भी पंचम स्तंभ बनाने वाले हैं? ये चलने वाली बात नहीं है। जो वहां रहते हैं, अगर वे वहां नहीं रहना चाहते तो यहां खुशी से आ जाएं, उनको काम देना, उनको आराम से रखना हमारी यूनियन सरकार का परम धर्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वे वहां बैठे रहें, इसे गौर से सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वे वहां बैठे रहें और छोटे जासूस बने, काम पाकिस्तान का नहीं हमारा करें। यह बनने वाली बात नहीं है और इसमें मैं शरीक नहीं हो सकता। तो गांधी ने वहां रहने वाले सभी से यही कहा कि पाकिस्तान में रहिए और पाकिस्तान का काम कीजिए, छोटे जासूस मत बनिए, नहीं रहना है तो सीधे आ जाइए। गांधी जी एक और जगह पर कहते हैं कि वहां से आने की जरूरत नहीं है, वहां रहकर इंसाफ की लड़ाई लड़िए, नाइंसाफी से लड़ते हुए मिट जाइए, मुझे इसमें खुशी होगी। इन बातों को नेता आपको नहीं बताते हैं। गांधी अपने 26 सितंबर 1947 के प्रवचन के आखिर में कहते हैं कि जो भी हिंदू हों, सिख हों, पारसी हों, क्रिश्ची हों, अगर हिंदुस्तान में बसना चाहें तो उनको हिंदुस्तान के लिए लड़ना है, मरना है। लेकिन अमित शाह 5 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई के भाषणों का जिक्र नहीं करते जिसमें गांधी पाकिस्तान में रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमानों के भारत में स्वागत की बात कर रहे हैं। वैसे गांधी ने 26 सितंबर 1947 के प्रवचन के अंत में एक और बात कही, सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है, ना नृतम, अर्थात झूठ की कभी जीत नहीं होती है। अमित शाह को बताया जाना चाहिए कि 15 सितंबर 1947 को गांधी जी ने अपने दिल्ली डायरी में क्या लिखा था। यह लिखा था कि हिंदू और सिख सही कदम उठाएं और उन मुसलमानों को लौटने के लिए आमंत्रित करें जिन्हें अपने घरों से भागना पड़ा था। अगर वो ये साहसी कदम उठा पाते हैं जो कि हर तरह से ये सही है, तो उसी समय वो शरणार्थी समस्या के हल की ओर बढ़ जाएंगे। उन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से मान्यता मिलेगी। वो दिल्ली और भारत को बदनामी और बर्बादी से बचाएंगे। mahatmagandhi.org पर यह हिस्सा आपको मिलेगा। अंग्रेजी में है तो हमने हिंदी में अनुवाद किया है। गांधी ने 18 सितंबर 1947 को एक और बात कही थी, अगर मान लिया जाए कि पाकिस्तान में सब मुसलमान गंदे हैं तो उससे हमको क्या। मैं तो आपको कहूंगा कि हिंदुस्तान को समुंदर ही रखें जिसमें सारी गंदगी बह जाए। हमारा यह काम नहीं हो सकता कि कोई गंदा करे तो हम भी गंदा करें। इसलिए अफसोस होता है जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गांधी को पूज्य भी कहते हैं और उनकी बातों को सही सही अपनी प्यारी जनता के सामने नहीं रखते। इसलिए कहता हूं कि नेता जब इतिहास की बात करें तो उनका भी इतिहास देखा करें। आपने इसी नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में अमित शाह को कहते सुना होगा कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन जिस कमेटी ने बंटवारे को पर सहमति दी उसमें कौन कौन थे अमित शाह नहीं बताते हैं। एक तरफ आप सरदार पटेल को भारत को जोड़ने वाले एकता पुरुष के रूप में महिमा मंडित करते हैं, दूसरी तरफ उसी सरदार पटेल को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उस कमेटी में पाते हैं जिसने माउंटबेटन के सामने बंटवारे को स्वीकार किया था। तो क्या आप दोनों को खलनायक बना देंगे? नहीं, आप इतिहास को इतिहास की तरफ पढ़ेंगे। आप नागरिकों के साथ, इतिहास के साथ क्या क्या मजाक हो रहा है, मुझे उसकी चिंता है। इतिहास के साथ जिस तरह से मजाक हो रहा है उसका दुख है। 2 जून 1947 को वायसराय हाउस में माउंटबेटन प्लान को लेकर बैठक हुई थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, सरदार बलदेव सिंह, अब्दुल रब निस्तार, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने माउंटबेटन के बंटवारे के प्लान को मंजूरी दी थी। इस प्लान की घोषणा 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर की गई थी। माउंटबेटन ने पहले इसकी घोषणा की और फिर नेहरू ने भी ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि मुझे यह कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है। उस दिन जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने भी भाषण दिया था। इतिहास की थाली में बहुत से तथ्य होते हैं,
नेता अपने इतिहास से अलग अलग समय में इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के नेता अमिताभ सिन्हा इंडिया टुडे चैनल की बहस में कहते हैं कन्हैया के सवाल के जवाब पर कि वे गोडसे की निंदा नहीं करेंगे। बीजेपी गोडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देकर सांसद बनाती है, लेकिन जब नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी जाती है तो बंटवारे के समय गांधी के बयानों का सहारा लिया जाता है, वो भी आधे अधूरे तरह से, गलत तरीके से। कोई उनकी हत्या करने वालों के साथ खड़ा है तो कोई उन्हीं से अपनी जीवन रक्षा कर रहा है। अमित शाह और अमिताभ सिन्हा दोनों एक ही पार्टी के हैं। तो आपने देखा कि गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी भारत में बसाने की बात की थी। उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों चुप हैं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर वो आज की राजनीति के हिसाब से गांधी की आलोचना करने लगेंगे। विपक्ष के नेता जो इन दिनों फुर्सत में हैं, जिनके पास ट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं है, वो भी किताब नहीं पढ़ते। इस हद तक अमित शाह कांग्रेस को ठीक सुनाते हैं कि उसने गांधी को छोड़ दिया है, पढ़ना भी छोड़ दिया है, चलना तो छोड़ ही दीजिए। राहुल बाबा, आप महात्मा गांधी को भी नहीं सुनोगे? छोड़ दो। महात्मा को तो कब का आपने छोड़ दिया, गांधी जी को कब का छोड़ दिया। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी और जो आने वाले हैं वो शरणार्थी के राहत, पुनर्वसन और नागरिकता के लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए हम तैयार। आपके परनाना का भी नहीं मानोगे? अमित शाह यहां नेहरू लियाकत समझौते का जिक्र करते हैं, कई जगह करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में वे अक्सर इस समझौते का जिक्र कर विपक्ष को घेरते हैं। नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। उससे पहले भारत का संविधान लागू हो चुका था। इस समझौते में दोनों देश अपने अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों को बराबर मानेंगे, सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे, स्वतंत्रता देंगे, तय हुआ। इसमें यह भी लिखा कि जिस देश में जो अल्पसंख्यक रहता है, अगर उसे कोई शिकायत है तो वो अपनी सरकार से कहे। उनकी निष्ठा और वफादारी उसी देश के लिए होनी चाहिए जिसका वो नागरिक है। क्या ये बातें आपको बताई गई? किसी अखबार ने लिखा, किसी टीवी ने बताया? आप ये खेल 30 साल बाद समझेंगे और मुझे याद करेंगे। जो नेहरू लियाकत पैक्ट का अगर टेक्स्ट पढ़ा जाए तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस पूरे पैक्ट में शब्द माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ना कि हिंदू और मुसलमान। इसलिए ये कहना कि ये 1950 में एक पैक्ट नेहरू और लियाकत के बीच में हुआ था और उस पैक्ट के अंदर क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर अमल नहीं किया तो इसलिए हम नागरिकता संशोधन कानून ला रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक तौर पर गलत है, क्योंकि पूरे पैक्ट में कतई तौर पर किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। अब यहाँ मैं दोबारा जो दूसरा तकनीकी पक्ष है वो क्या है, वो ये है कि 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें जो अल्पसंख्यक शब्द है उसको जानबूझकर हमने परिभाषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केवल धर्म के आधार पर हम किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानते। वह अल्पसंख्यक ना सिर्फ धर्म के आधार पर हो सकता है, वो भाषा के आधार पर भी हो सकता है और वो संस्कृति के आधार पर भी हो सकता है। तो इसलिए जो अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा है वो संदर्भ के अनुसार परिभाषित किया जाएगा और क्योंकि उसे संदर्भ के अनुसार परिभाषित होना है इसलिए उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है। और यही बुनियाद जो पहला जो उसका प्रोविजन है नेहरू लियाकत पैक्ट का, वो भी यही कहता है कि यहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, किसी धर्म की विशेष अनुयायियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये दूसरा आधार है जिसके आधार पर जो रिश्ता अमित शाह जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून में और लियाकत पैक्ट में, वो गलत है। दूसरी बात ये कि 1950 से तेज़ी से आप जो है वो 2019-20 में चले जाते हैं। इस बीच में बहुत कुछ और भी हुआ है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान बदल गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश भी हो गया, बांग्लादेश के बाद 1972 भी हो गया, 1972 में शिमला पैक्ट भी हो गया और शिमला पैक्ट में दोनों देशों ने फिर ये कहा कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अगर हमें वाकई शरणार्थियों की चिंता है तो हम फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर्ड है उसके तहत जिस तरह से
शरणार्थी की परिभाषा दी गई है, अगर हम उसके तहत अपनी बात रखते या अपने जो कानून हैं नागरिकता के उनमें बदलाव करते तो भी ये समझ में आने वाला था। तो इस तरह से एक जैसे जो एक ख़ास राजनीति है इस सरकार की कि हमको जुमलेबाजी करनी है, और जुमलेबाजी में कोई, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये पढ़े लिखे लोगों के तो मुखालिफ हैं ही, विरोधी हैं ही, तो इनको कुछ ऐसा लगता है कि कहीं से भी कुछ उठा लिया। तो ये एक सोची समझी एक साजिश है, और उस साजिश के अंदर ऐतिहासिक तथ्यों को और तकनीकी तथ्यों दोनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके एक तर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। के दौर को मीडिया युग कहा जाता है, मगर इसी मीडिया युग में आप नागरिकों तक झूठ ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगा है। जब भारत के प्रधानमंत्री ही गांधी का गलत इस्तेमाल करें तो क्या कहा जा सकता है? पर क्या आपने प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैलियों से लौटकर चेक किया कि उन्होंने जो कहा वो सही था या नहीं? आगे से कर लिया कीजिए। अब मानवाधिकार को लेकर वैशाली की रैली में अमित शाह का दिया गया बयान सुनिए। इस मंच से मैं सारे ह्यूमन राइट के चैंपियंस को पूछना था, हजारों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों लोगों के घर छीन लिए गए, लाखों की संख्या में धर्मस्थान उजाड़ दिए गए, उनके ह्यूमन राइट की चिंता आप नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्या दोष है उनका? क्या वाकई मानवाधिकार के चैंपियन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यहां तक कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव का सवाल नहीं उठाते हैं? क्या अमित शाह ये बात सही तथ्यात्मक रूप से कर रहे हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संस्था है। दुनिया के कई देशों में यह संस्था काम करती है। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया के ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए। एमनेस्टी की टाइमलाइन पर आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाले और इस मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव के मसले को उठाया गया है। 16 सितंबर 2019 का ही एमनेस्टी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की सरकार इस बात पर ध्यान दे कि घुटकी में हिंदुओं के पूजा स्थल और पूजा करने की अधिकार की रक्षा हो। इस ट्वीट में कहा गया है कि हर धार्मिक अल्पसंख्यक को बिना डर और भेदभाव के अपने धार्मिक व्यवहार करने की छूट मिले और अधिकार मिले। घुटकी मंदिर पर हमला करने वालों को जल्दी सजा मिले। 2016 में संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने भी अपने एक सम्मेलन में कन्वेंशन में पाकिस्तान से जवाब मांगा था कि दलित समुदायों के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों होता है, इन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में इमरान खान का भाषण सुनेंगे तो वो कई बार कहते भी हैं कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इसी सम्मेलन में पाकिस्तान से यह भी पूछा गया था कि 1951 का जो नागरिकता कानून है उसके तहत बंगाली, बिहारी और रोहिंग्या समुदाय के जो बच्चे हैं उन पर किस तरह से लागू हो रहा है, उसका जवाब दीजिए। 2017-18 के एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश को लेकर कहा है कि बांग्लादेश में 2016 में नीलाद्री निलॉय, अभिजीत रॉय, महबूब रबी की हत्या हुई थी, किसी को सजा नहीं हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनकी भी आवाज उठाई थी। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है कि किस तरह से 1996 में मानवाधिकार कार्यकर्ता जो मूल निवासी लोगों की अधिकार के लिए लड़ने वाली कल्पना चकमा को गायब कर दिया गया। इस सवाल को भी उठाया गया कि कैसे मिथुन चकमा जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बांग्लादेश में रोका जाता है, परेशान किया जाता है। जब यही मानवाधिकार कार्यकर्ता कश्मीर को लेकर सवाल उठाते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह को पसंद नहीं आते। उसी तरह मानवाधिकार के चैंपियन जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सवाल उठाते हैं तो वहां के नेताओं को पसंद नहीं आते होंगे। भारत की तरह वहां भी मीडिया उन्हें खलनायक बनाता होगा। लेकिन जब अपनी बात साबित करनी है तो अमित शाह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को खोज रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर चुप क्यों हैं, जबकि वो तो बोल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो मंत्री जी कहेंगे वही छपेगा। हिंदी के अखबारों में अब वो साहस तो बचा नहीं है। कल का बिहार का अखबार देख लीजिएगा, कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा कि सत्य का पता लगाए। तभी कहता हूं कि टीवी देखने और अखबार पढ़ने का तरीका बदल लीजिए, वरना नेता लोग आपको हमेशा के लिए बदल देंगे। आप खुद को एक दिन पहचान नहीं पाएंगे।